बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो दो बड़े सोर्सेज हैं उनको डिस्कस करना है। एक हमारे पास है नेचुरल गैस और दूसरा हमारे पास है पेट्रोलियम। तो सबसे पहले नेचुरल गैस, ऐसी गैस जो नेचर में पाई जाती हो और ये आमतौर पर फॉसिल फ्यूल की डिकम्पोजिशन से बनी हो। तो गैस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत थोड़ा हो तो आमतौर पे गैशियस फॉर्म के अंदर होती है। तो इसमें गैस कोई सिंगल गैस नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी गैसेस का मजमुआ है, काफ़ी सारे कंपाउंड का मजमुआ है। लेकिन जो इसके अंदर कंपाउंड पाए जाते हैं उनके अंदर कॉमन करैक्टरिस्टिक क्या है कि दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। और हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है कि जितने भी हमारे पास ये जो मिक्सचर है उसके अंदर कंपाउंड है वो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स होंगे। और इस नेचुरल गैस का जो मेजर पोर्शन है मीथेन है। मीथेन ये CH4 हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा जैसे लो बॉइलिंग पॉइंट में इथेन आ जाता है, प्रोपेन आ जाता है, ब्यूटेन आ जाता है। तो ये चार तो किसी हद तक कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इससे ऑनवर्ड बहुत थोड़ी उनकी कंपोजिशन होती है नेचुरल गैस के अंदर। तो नेचुरल गैस में जो ज़्यादातर पोर्शन है वो किसका है? मीथेन का है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हमारी जो नेचुरल गैस है उसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर्मेशन अगेन हम बात करते हैं कि फॉसिल फ्यूल से बने हैं, फॉसिल से बने हैं। ये ऐसा फ्यूल है जो फॉसिल से बना और फॉसिल की डिकम्पोजिशन हुई मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर। तो उस डिकम्पोजिशन की वजह से हमारे पास क्या बनी है? नेचुरल गैस। यूजेस, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी इससे हमें हासिल होगी कहाँ? जैसे सीमेंट और फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर इसको इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि डायरेक्ट उसको जला के उससे एनर्जी, या फिर उसको पावर जनरेशन के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो नेचुरल गैस है इसका जो बहुत बड़ा यूज़ है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो नेचुरल गैस है इसको कॉमनली सुई गैस कहा जाता है। हालांकि इंटरनेशनली इसको हम सुई गैस नहीं कह सकते। बेसिकली बलूचिस्तान में एक इलाका है सुई, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिजर्वायर हमारे पास गैसेस के मौजूद हैं। और हमारी जो गैस है आम तौर पे जो ज़्यादातर शहरों के अंदर है वो वहीं से आ रही है। तो इस ओरिजिन की वजह से सुई इलाके का नाम है, कोई ये केमिकल कंपाउंड नहीं। सुई एक इलाके का नाम है जो हमारे बलूचिस्तान में है। वहाँ बहुत ज़्यादा वास्ट रिजर्वायर ऑफ गैस हैं, वहीं से चूँकि गैस आ रही है इस वजह से इसको हम कह देते हैं सुई गैस। लेकिन असल में अगर इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेचुरल गैस। इसको नेचुरल गैस कहा जाता है। तो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सुई गैस को एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और टर्म भी बात आप जहन में आ जाती है, CNG और LNG। तो नेचुरल गैस, इसमें क्या होगा कि जो गैस है वो उसके मालिक्यूल दूर दूर होंगे, लेकिन अगर उनको हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर दिया जाए तो CNG बन जाती है। और आपको पता है कि आजकल हमारे पास पेट्रोल के बाद दूसरा बड़ा सोर्स है फॉर ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए। अच्छा, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट कर दें इस नेचुरल गैस को, तो LNG बन जाती। इसको हम लिक्विफाइड नेचुरल, इसको हम क्या है? CNG से क्या मुराद है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LNG से मुराद है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इन तीनों को में नेचुरल गैस कॉमन है। ये आमतौर पे इस्तेमाल होने वाली है CNG को ऑटोमोबाइल्स में, और जब ट्रांसपोर्टेशन हमने करनी हो तो लिक्विड। और काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वो LNG को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जो तीसरी चीज़ है इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो नाम से जाहिर है कि इसको पेट्रोलियम से बनाया गया है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम द पेट्रोलियम। तो इसमें नेचुरल गैस को मुख्तलिफ कंडीशन दे के किसी को कंप्रेस किया गया, किसी को लिक्विफिकेशन की गई है। हाँ, इसमें जो पेट्रोलियम से निकलने वाले आप कह सकते हैं वेपर्स हैं, उनको आप कह सकते हैं लिक्विफाई करके जो हम बनाते हैं LPG। और ये जो हमारे सिलेंडर्स हैं उसमें आमतौर पे कौन सी गैस मौजूद होती है? LPG। इसको हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ गैसेस हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद पेट्रोलियम आ जाते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम का जो नाम है वो पेट्रा रॉक को कहा जाता है, ओलियम ऑयल से निकला है तो इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है।
वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं वो आमतौर पे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने सेडिमेंटेशन को डिस्कस किया था कि जितने भी माजी के अंदर जो पास्ट ऑर्गेनिज्म हैं, जब वो मर जाते थे तो उनकी बॉडी दफन हो जाती थी, और जो वक्त गुजरता गया तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो लेयर्स की शक्ल में, जो पुराने ऑर्गेनिज्म है वो डीपर लेयर में, उससे ऊपर ऐसे, यानी जो पुरानी लेयर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे जाती रही और उसके ऊपर नई लेयर बनती रही। इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसी चट्टानें जिसमें ये फॉसिल्स मौजूद हों लेयर्स की शक्ल में, उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये इन रॉक्स से चूँकि निकाला जाता है ये ऑयल, तो इस वजह से इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है, या आमतौर पर इसको क्रूड ऑयल भी हम कह सकते हैं और मिनरल ऑयल भी हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम को थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे स्टडी करते हैं कि अगर क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल को रिफाइन करें, क्योंकि क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अगर हम उसको रिफाइन करके जो ऑयल निकालेंगे वो क्या बन जाएगा? पेट्रोलियम। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या है? रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल की जो रिफाइंड फॉर्म है वो पेट्रोलियम कहलाती है। अब क्रूड ऑयल क्या है कि जो चट्टान से निकाला जा रहा है, जिस शक्ल में निकाला जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? क्रूड ऑयल इसको हम कहेंगे। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक, तो ये रॉक से निकलेगा। अपीयर टू बी लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर, तो आमतौर पे ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, तो इस वजह से इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो इसकी प्योरिफिकेशन के बाद फिर पेट्रोलियम बनता है। फॉर्मेशन अगेन वही प्रोसीजर है कि अरबों खरबों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो गई थी और वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए, तो उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हुए, बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए। केमिकल रिएक्शन जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में हो रहे होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हो रहे होते हैं। तो इस तरह इनकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये जो फॉर्मेशन है, तो तीनों केसेस में, चाहे वो कोल हो या नेचुरल गैस हो या पेट्रोलियम हो, तो तीनों केसेस में डिकम्पोजिशन ऑफ फॉसिल्स हैं क्या? जो रिमेन्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म है उनको फॉसिल्स कहा जाता है। तो फॉसिल मुख्तलिफ अंदाज में जब डिकम्पोज होते हैं तो ये तीनों सोर्सेज हमारे, या तीनों फ्यूल्स हमारे पास बनते हैं, फॉसिल फ्यूल जिनको कहा जाता है। उसमें कोल भी आता है, उसमें नेचुरल गैस भी आती है और उसमें पेट्रोलियम भी आ जाते हैं। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पहले देखना ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। अच्छा, डिस्टिलेशन का तो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। किसी चीज़ को आप कह सकते हैं सेपरेट करने का जो मेथड है, तो उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। आगे लास्ट लेक्चर में जैसे कोल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर ज़्यादातर कोई सॉलिड चीज़ हो तो उसकी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम किसी चीज़ को जब गर्म करें तो इससे निकलने वाली जो चीज़ें होंगी वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी लिक्विड की, तो आमतौर पे उसके हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे कि एक लिक्विड है, जैसे हमारे पास यहाँ पेट्रोलियम है, तो उस मिक्सचर के हर पार्ट को अलहदा करना, और किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम इसके प्रोसेस को डिस्कस करें तो इसके प्रोसेस को समझना बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारे पास एक पेट्रोलियम की प्रोडक्ट है, अब इसकी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है। तो फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन है कैसे करेंगे? अब ये मिक्सचर है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हम क्या करते हैं कि इसको आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं होगा कि सारा का सारा टेम्परेचर हम एकदम देंगे। सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो मिक्सचर है इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस और उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, किसी का कम है, किसी का उससे ज़्यादा, किसी का उससे ज़्यादा, किसी का उससे ज़्यादा, यानी आप कह सकते हैं एक रेंज है जो बॉइलिंग पॉइंट की जो इस मिक्सचर के कंपोनेंट पे फिट आती है। सपोज़ हमने इसके नीचे जो चीज़ लगानी है वो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें। सपोज़ मैं कहता हूँ कि हमने पेट्रोलियम की प्रोडक्ट ली, तो उसको सबसे पहले मैंने टेम्परेचर दिया 20 to 30 सेंटीग्रेड। अब क्या होगा कि जितनी भी मिक्सचर के अंदर चीज़ें हैं जो 20 to 30 सेंटीग्रेड वाला बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं, उनके वेपर्स बनना शुरू होंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर या इस कंटेनर के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इनको कंडेंस कर लिया जाता है। अब थोड़ी देर यही काम होता है, उसके बाद फिर हम इसका टेम्परेचर सपोज बढ़ा देते हैं 50 to 60 सेंटीग्रेड। अब ये हम कंटेनर नंबर 2 रख देते हैं, कंटेनर नंबर 2 रख देते हैं। तो हर वो चीज़ जिसका टेम्परेचर 50 to 60 सेंटीग्रेड होगा तो उसके
वेपर्स यहाँ से निकल के कंटेनर नंबर 2 में आते हैं, उसको कंडेंस करके अब इसको अलहदा कर लिया जाता है। फिर हम इसी तरह मज़ीद टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे फ्रैक्शंस जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है वो इकट्ठे होकर डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर सेपरेट हो रहे होते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के फ्रैक्शन को सेपरेट किया, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कहते हैं। अच्छा, जैसे पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आपके बुक में 9 फ्रैक्शंस लिखे हैं। उनके नाम क्या है? नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, लिग्राइन है या सुनेफ्था, गैसोलीन, केरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, पैराफिन, एस्फाल्ट और पेट्रोलियम। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रैक्शंस हैं। आगे ये किस टेम्परेचर पे सेपरेट होंगे, आगे इनकी कंपोजिशन क्या है, इनके यूजेस क्या है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा स्लाइड की तरफ जाते हैं। जी स्टूडेंट, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की हम बात कर रहे थे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती थी, हमने कहा था कि 9 प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से बनती हैं। तो वो कौन कौन सी थी? नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, नेफ्था है, गैसोलीन है, केरोसिन है, गैस ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीसीज है, पैराफिन है, एस्फाल्ट है और पेट्रोलियम कोक है। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो हम लो से हाई की तरफ आ रहे हैं। जैसे नेचुरल गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 है और पेट्रोलियम ईथर का 20 to 60। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम पेट्रोलियम को हीट करेंगे ग्रेटर दैन 20 सेंटीग्रेड और उस पर हमें जो गैस हासिल होगी उसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। आगे अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन में CH4 मेन है, जैसे हमने नेचुरल गैस में डिस्कस की थी, और उसके अलावा आप कह सकते हैं ब्यूटेन तक एलिमेंट हैं। यानी इसमें इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, और अगेन एज ए फ्यूल के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद पेट्रोलियम ईथर को देखें तो 20 to 60 के दरमियान अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन रखें तो इसकी वजह से जो आप कह सकते हैं कंपाउंड मिलेगा वो हमारे पास पेट्रोलियम ईथर होगा। अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें आमतौर पे पेंटेन और हेक्सेन्स, ये यानी थोड़े से इसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे। तो ये एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी सारी जितने भी ऑर्गेनिक हमारे पास कंपाउंड है हम उसको इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेफ्था, टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाया जाए 60 to 100 के दरमियान, तो इसके बाद फिर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम भी बढ़ जाएंगे, जैसे हेक्सेन से एप्टेन आ जाता है। तो सॉल्वेंट है, रॉ मटेरियल, काफ़ी सारे प्रोडक्ट में ये रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें गैसोलीन की, जो एज ए पेट्रोल के तौर पे, यानी गैसोलीन का आप दूसरा नाम पेट्रोल कह लें, तो 40 to 220 इसका टेम्परेचर रेंज है। और इसमें आमतौर पे जो कंपाउंड है वो यानी C4 से लेके C13 तक, और ज़्यादातर जो रेंज है वो C6 से C8 के दरमियान है, यानी हेक्सेन और ऑक्टेन के दरमियान जो कंपाउंड है वो ज़्यादातर। तो ये मोटर फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन मोटर फ्यूल्स जितने में गाड़ी है, मोटरसाइकिल हैं उसमें। अच्छा, उसके बाद केरोसिन, जैसे मिट्टी का तेल जिसको हम कह सकते हैं, तो 175-325 की रेंज पे ये पेट्रोलियम से हासिल होता है, इसके वेपर्स हमें मिलते हैं। और इसमें आमतौर पे C8 से C14 तक के हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं, और ये हीटिंग फ्यूल के तौर पे, यानी हमें आग वगैरह जलाने के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गैस ऑयल है। अगर 275 से ज़्यादा इसको हीट अप किया जाए तो C12 C18 तक के कंपाउंड मिलेंगे, और ये डीजल या हीटिंग फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, तो विस्कस लिक्विड्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, और ये लुब्रिकेशंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। लुब्रिकेशन C18 और C18 से ग्रेटर दैन इनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लुब्रिकेशन वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेशन होती क्या है कि किसी रफ सरफेस के दरमियान अगर हम किसी लिक्विड को लगा दें और उसकी फ्रिक्शन कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं लुब्रिकेशन। अच्छा, पैराफिन आमतौर पे ये सॉलिड की शक्ल में होता है, लेकिन 50 to 60 पर ये मेल्ट कर जाता है, और इसमें C23 और C29 के दरमियान हाइड्रोकार्बन है, और ये वैक्सी प्रोडक्ट है, यानी इसको हम वैक्स के तौर पे काफ़ी सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्स क्या है? जैसे हम कहते हैं ग्लिसरीन वगैरह हमने इस्तेमाल करनी है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद लास्ट में जो सॉलिड्स आ जाते हैं, यानी जो एंड पे हमारे पास बच जाते हैं, उनको हम कहते हैं पेट्रोलियम कोक या असफाल्ट
ये सॉलिड होते हैं, ये बाकी जो रेजिड्यू है इसको ये बच जाता है। इसको हम रूफिंग के तौर पे छत में इस्तेमाल करते हैं, पेविंग, या इसको हम तारकोल भी कह सकते हैं। अगर हम उर्दू में कहें ना तारकोल, तो आमतौर पे सड़कों को बनाने के लिए या छतों को बनाने के लिए तो ये आमतौर पे असफाल्ट इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ फ्रैक्शन हैं, उनके यूजेस हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से 12 दफ़ा ऑब्जेक्टिव आए हैं। क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं, राइट डाउन एनी 4 फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम्स, या इस तरह एमसीक्यूज में बन सकते हैं कि नेचुरल गैस का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, या आप कह सकते हैं गैसोलीन का कितना है, गैस ऑयल का कितना है। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास क्वेश्चन है इससे बन सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू टू। अच्छा जी स्टूडेंट, अगला जो हमारा है वो है ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबल है वो 4 ऑयल रिफाइनरी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर है। वैसे ये बहुत पुरानी फिगर है, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 7 ऑयल रिफाइनरीज हैं जो पाकिस्तान में काम करें, लेकिन बहरहाल आपकी बुक में चूँकि 4 लिखा हुआ है तो आप लोगों ने इसी पे फोकस करना है। तो पहली जो ऑयल रिफाइनरी वो अटक यानी रावलपिंडी में एक इलाका है, मोरगा के नज़दीक। मोरगा एक इलाका है रावलपिंडी के नज़दीक, तो वहाँ जो ऑयल रिफाइनरी है वो अटक ऑयल रिफाइनरी है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.25 मिलियन टन ऑयल को ये पर एनम रिफाइन करती है। तो ये जो कैपेसिटी है अगेन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद अगली जो हमारे पास है वो है कराची के अंदर 2 ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं, और इनकी जो कमुलेटिव आप कह सकते हैं कैपेसिटी है जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिहाज से 2.13 ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी ये रखती हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी एक अटक में, दूसरा कराची, 2 कराची में, और आखिरी है पाक अरब रिफाइनरी जिसको हम शॉर्ट में पार्को भी कहते हैं, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। तो ये हमारे पास पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है। तो ये 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं जो हमारे मुल्क में वर्क कर रही हैं। तो बहरहाल अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने इसी को टिक करना है कि 4, लेकिन करंटली वैसे आप जनरल नॉलेज के तौर पे आप लोग याद रखेंगे कि करंटली हमारे पास 7 ऑयल रिफाइनरी हैं जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं। तो ये हमारा पेट्रोलियम से रिलेटेड टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्रैकिंग को डिस्कस करेंगे कि पेट्रोलियम से हासिल होने वाली ये जो प्रोडक्ट हैं इनको मज़ीद भी तोड़ा जा सकता है। तो जिस प्रोसेस से तोड़ा जा सकता है उसको हम क्रैकिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।